Hi, good morning, everyone. Today we are discussing about the pulmonary embolism. This is the topic of the respiratory system. ये आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं. डेफिनेशन: इट इज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू ट्रांसेबल थ्रोम्बस. मतलब कि ये किससे रिलेटेड होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई रुकावट होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है. ठीक है, उसके जो ट्रांसेबल थ्रोम्बस है वो ट्रांसफर होता रहता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आके रुक जाता है. उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म. फिर आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर कि इसके कॉज कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है. ब्लड क्लॉट एंड थ्रोम्बस. ब्लड क्लॉट बनना, रक्त का थक्का बन जाना. क्लॉट, थ्रोम्बस का मतलब कोई फेट लोब्यूल्स है वो आगे आगे इकट्ठे हो जाना जिससे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें रुकावट आ जाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म. वेस्ट मैटर पार्टिकल, को वेस्ट पार्टिकल है वो वहां पे कलेक्ट हो जाना. ओबेसिटी, ओबेस पर्सन है तो फैट लोब्यूल्स है, कोलेस्ट्रॉल वो आर्टरी के अंदर जमा हो जाता है. एडवांस एज है, कार्डियक डिजीज के अंदर होता है कि एम्बोलिज्म वगैरह. ठीक है, कोरोनरी आर्टरी उसकी वजह से. फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी. इसमें क्या होता है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजी, मतलब ये जितने भी मैंने कारण बताए हैं उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी. जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जो क्या लीड करती है? इंपेयर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स. अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रुकावट आ गई तो क्या होगा? जो गैस एक्सचेंज होना है लंग्स के अंदर, गैसों का आदान प्रदान होना है, वो क्या हो जाएगा? इंपेयर्ड हो जाएगा, रुक जाएगा या अबनॉर्मल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी. बॉडी के पास कम ऑक्सीजन सप्लाई जाएगी जो क्या करेगी? इस्कीमिया कॉज करेगी. ठीक है, इस्कीमिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा. हाइपोक्सिया का साइनोसिस मतलब ब्लड डिस्क्रेशन होगा बॉडी के अंदर, जो लीड करेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म को. ये थी पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम. अब साइन एंड सिम्टम में क्या देखते हैं? चेस्ट पेन होता है. ठीक है, साइनोसिस होगा मतलब ब्लड डिस्क्रेशन होगा. टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगी क्योंकि एम्बोलिज्म आ गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रॉपर हो नहीं रहा सर्कुलेशन, तो क्या होगा? हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी. कफिंग होगी, फीवर होगा, शॉक कंडीशन आ जाएगी. फिर आता है डायग्नोसिस. अब डायग्नोसिस मतलब कैसे पता लगाते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं. ठीक है, पेशेंट ओबेस तो नहीं है, कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है, जो भी रिस्क फैक्टर उससे कोई रिलेट तो मेज तो नहीं कर रहा पेशेंट के अंदर. फिजिकल एग्जाम, हेड टू एग्जाम देते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, कि उसको पहले कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है, उससे रिलेटेड कोई साइन सिम्टम तो नहीं है. ठीक है, टेकिकार्डिया वगैरह अपन असेस करते हैं. फिर आता है चेस्ट एक्सरे. जब चेस्ट का एक्सरे करते हैं तो लंग्स के अंदर अबनॉर्मलिटी शो होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म सीन होता है, तो उसको अपन असेस करते हैं. फिर आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियक, हार्ट रेट को असेस करते हैं. ठीक है, फिर आता है एंजियोग्राफी. जो आर्टरी, जो वेसल्स है उनके अंदर जो विजुअलाइजेशन करते हैं आर्टरी का, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी. एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड सेल का, जो ब्लड वेसल्स है उनका निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस. ग्राफी मतलब उन जो आर्टरी वेन्स वेसल्स है उनको विजुअलाइज करना, उसको बोलते हैं ग्राफी. मैनेजमेंट. अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देते हैं? एंटीकोगुलेंट हिपेरिन. अब एंटीकोगुलेंट मतलब जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती, क्लॉट फॉर्मेशन आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर क्लॉट को फॉर्म नहीं होने देती, उसको जो मेडिसिन दी जाती है उसका नाम बोलते हैं अपन एंटीकोगुलेंट, जिसको अपन यूज करते हैं. ड्रग्स का नाम है हिपेरिन. फिर आता है थ्रोम्बोलाइटिस, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रिमूव कर देती है. ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज. फिर आता है एनाल्जेसिक, जो चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए, एंटीबायोटिक फीवर को रिलीव करने के लिए, और अदर सिम्टोमेटिक ड्रग है जो भी सिम्टम उसको रिलीव करने के लिए. आप ये सारे फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ चुके होंगे. थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ये सारे. फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है? एम्बोलेक्टोमी मतलब एम्बोलिज्म रिमूव्ड कार्डियक पल्मोनरी बाईपास सर्जरी. मतलब जो एम्बोलिज्म है, ठीक है, आर्टरी के अंदर, उसको रिमूव किया जाता है. पल्मोनरी बाईपास सर्जरी होती है, उससे रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं एम्बोलेक्टोमी. फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. अब नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट. आप पहले तो क्या देखोगे? पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी कंडीशन देखोगे कि क्या कंडीशन है पेशेंट के, क्या सिम्टम्स शो कर रहा है. फिर उसको क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे कंफर्टेबल पोजीशन, जिससे उसको आरामदायक मिले, चेस्ट पेन में रिलीफ मिले, ऐसी उसको पोजीशन दोगे आप. फिर क्या? नेक्स्ट द पेशेंट शुड बी वेल वेंटिलेट. पेशेंट है उसको वेल वेंटिलेट मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए एनवायरमेंट में. फिर है रिमूव एनी टाइप ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू द सक्शनिंग. मतलब आपको क्या करना है? सक्शन के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी म्यूकस सिक्रेशन है लंग्स के अंदर, उसको रिमूव करना ताकि कफिंग
की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू पेशेंट इफ नीडेड। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग कैपेसिटी अल्टर्ड हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में, तो आप उसको क्या करें, ऑक्सीजन थेरेपी देखो, जिससे क्या होगा, नर्स के पास राइट होता है 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन है वो खुद के बेसिस पे प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट है एडमिशन ब्रोंकोडायलेट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब आप डॉक्टर ने अगर लिख रखा है तो ब्रोंकोडायलेटर आप दे सकते हो, तो ब्रोंकियल्स को डायलेट कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। आप क्या करोगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट दोगे ताकि पेशेंट की एंजाइटी दूर हो, जो क्लाइंट के जो रिश्तेदार हैं उनकी भी एंजाइटी रिलीव हो। नेक्स्ट है गिव न्यूट्रिशनल थेरेपी अकॉर्डिंग नीड। आप पेशेंट की नीड के अनुसार उसको न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट है चेक वाइटल साइन एट ए रेगुलर। आपको क्या है, रेगुलर 2 आवर या 15 मिनट जैसा हो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है वैसे उसका वाइटल साइन, बीपी, टीपीआर वगैरह आप असेस करते रहोगे। नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय द आईवी। अगर 100 की कंडीशन अराइज हो जाए, ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आईवी इन्फ्यूज करना है, डेक्सट्रोज वगैरह, आरएल वगैरह सॉल्यूशन, दो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड हर फैमिली। आप क्या करोगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करोगे पेशेंट एंड उसकी फैमिली को, ताकि उसको क्या करे, प्रॉपर मेंटेन कर सके, कि ताकि पेशेंट क्या हो, नॉलेज डेफिशिएंट ना हो डिजीज के प्रति। आप डायग्नोसिस में लिखते हो नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज करने, मतलब उसको नॉलेज करना बताना है कि एक प्रोसीजर कैसे होते हैं, एम्बोलेक्टमी कैसे होती है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है, वो सारा आप उसको बताओगे। फिर आता है लंग अपसेस। नेक्स्ट डिजीज है लंग अपसेस। इसमें डेफिनेशन देखो, इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ लीजन इनटू द लंग्स पेरेन्काइमा सेल एंड इट आल्सो कंटेन प्यूरिलेंट मैटर। लंग अपसेस क्या होता है कि एक फॉर्मेशन होता है लीजन का, घाव का फॉर्मेशन होता है, किसमें, लंग्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है, लंग्स की तो पेरेन्काइमा सेल लेयर है उनमें घाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और उसके अंदर क्या होता है, घाव के अंदर, वुंड के अंदर प्यूरिलेंट डिस्चार्ज पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं लंग अपसेस। कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पायरेशन फॉरेन बॉडी, मतलब एस्पायरेट होना फॉरेन बॉडी का, कोई फॉरेन बॉडी है जो आपके लंग्स और ट्रेकिया वगैरह में आ गई है, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग यूज, आप कोई सेडेटिव ड्रग्स का यूज कर रहे हो लंबे टाइम तक, ठीक है, ड्रग एडिक्शन, कोई ड्रग एल्कोहल वगैरह है, कोकेन, हीरोइन वगैरह का कोई पेशेंट एडिक्शन कर रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है एल्कोहलिज्म, कोई एल्कोहल इंटेक करता है लंबे टाइम तक, उसको लंग अपसेस के चांस हो सकते हैं। चेस्ट इंजरी और ट्रॉमा हो गया, उसको लंग अपसेस के चांस हो सकते हैं। ये थे कॉजेज। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम में आप क्या देखते हो, प्यूरिलेंट सबस्टांस, कि प्यूरिलेंट सबस्टांस होता है, जो सबस्टांस पस के साथ एक्यूमुलेट होकर सबस्टांस है वो निकलते हैं। प्रोडक्टिव कफ आता है, कफ के साथ, प्रोडक्टिव कफ मतलब कफ आता है, ठीक है, जो मॉइस्ट होता है उसके साथ पस भी आता है। नेक्स्ट आता है डिस्निया, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग लेने। टेकिकार्डिया, हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है। टेकीपीनिया, जो पल्स रेट है वो होती है। सो टेकीपीनिया का मतलब होता है जो ब्रीथ रेट है वो तेजी होती है, सांस जल्दी लेते हैं। फिर आता है फीवर है, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है क्योंकि म्यूकस सीक्रेट हो रखा है, लंग्स के अंदर प्यूरिन डिस्चार्ज भरा हुआ है, म्यूकस सीक्रेशन कलेक्ट हुआ हुआ, तो उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, चेस्ट है वो हैवी फील होता है। एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो जाता है क्योंकि प्रॉपर फ्लूइड न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाता, वीकनेस फील होती है, हेडेक होता है, इरिटेट फील होता है, चिड़चिड़ाहटपन फील होता है पेशेंट को। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू एनी मतलब कोई भी, जितने भी मैंने कॉजेज बताए इनकी वजह से इंक्रीज प्रेशर इन सेल ऑफ लंग पेरेन, तो पेरेन्काइमा सेल होती है लंग्स, उसमें क्या होता है, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जो भी, क्योंकि इसमें एक्जुडेट भर रखा है, कलेक्शन हो रखा है म्यूकस का, उसी वजह से क्या लंग की जो प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, नार्कोटिक रिएक्शन, मतलब सेल्स है वो डिस्ट्रक्टिव की सेल्स टूटने लग जाएगी, ब्रेकडाउन होने, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब सेल है वो ब्रेक हो जाएगी, टूटने लग जाएगी। फॉर्मेशन होगा लिसन इन द लंग्स पेरेन्काइमा, मतलब जो लंग की पेरेन्काइमा है उसके अंदर क्या होगा, लिजन घाव वुंड बन जाएगा, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन टेक प्लेस। अगर इन्फेक्शन टेक प्लेस होगा तो फॉर्मेशन होगा प्यूरिनेंट, मतलब पस रिलेटेड प्यूरिनेंट बदबूदार सबस्टांस है वो उसमें ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग अपसेस है वो टेक प्लेस, ठीक है, लंग के अंदर वुंड होगा, वुंड के अंदर प्यूरिनेंट डिस्चार्ज है वो होगा, ठीक है। ये तो थी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, कि आप क्या डायग्नोसिस लगाते हो इसके अंदर। पेशेंट हिस्ट्री है, पर्सनल है, ऑक्यूपेशनल है, मतलब पेशेंट हिस्ट्री में क्या देखेंगे, उसकी पर्सनल, मतलब वो स्मोकिंग वगैरह करता है, ऑक्यूपेशन उसका व्यवसाय कैसा है, उसके पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, वो सारी अपन असेस करेंगे। फिर देखेंगे हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर क्या साइन आ रहे हैं, क्या सिम्टम आ गए, किस पार्ट में बॉडी, कोई पार्ट में कोई अबनॉर्मलिटी तो
नहीं है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, अपन करेंगे चेस्ट एक्सरे लंग्स की, सो पेरेंकाइमा उसको चेक करने, लंग्स की जो कंडीशन है उसको असेस करने के लिए। फिर आता है चेस्ट सिटी स्कैन, मतलब आप कंप्यूटर टोमोग्राफ करेंगे जो चेस्ट का पूरा इवाल्युएशन करेगी। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी, मतलब जो ब्रोंकियल्स का विजुअलाइजेशन करती है, जिस मशीन के थ्रू ब्रोंकोस का विजुअलाइजेशन करते हैं, ब्रोंका की कंडीशन देखते हैं लेयर्स को, वो होता है ब्रोंकियोस्कोपी। स्पुटम कलेक्शन, स्पुटम के अंदर देखेंगे बैक्टीरिया वायरस के कोई सिम्टम, कोई एक्जुडेट तो प्रेजेंट नहीं है, उसके कोई स्पोर तो प्रेजेंट नहीं, वो सारे अपन स्पुटम कलेक्शन के अंदर असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं, जो पेनिसिलिन वगैरह है, एसिटामिनोफेन है, एनाल्जेसिक के अंदर आइबुप्रोफेन है, ठीक है, वो सारे देखते हैं। एंटीबायोटिक फीवर के लिए कोई ड्रग्स है जैसे पैरासीटामोल वगैरह, एंटी टिश्यू ड्रग है जो कफ रिफ्लेक्स को रिड्यूस करेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को डाउन करेगी। अदर सिम्टोमेटिक ड्रग्स अपन पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारे आप फार्मा के अंदर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पोस्टरल ड्रेनेज 7 to 8 जो इंटरकोस्टल रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल, इसमें दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है आपकी दो, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल। जो 7 और 8 इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें पोस्टरल ड्रेनेज लगाई जाती है, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसके थ्रू पुल एंड डिस्चार्ज को बाहर निकाला जाता है जो सिक्रेशन है। फिर लोबेक्टोमी, इफ पेशेंट हैविंग हेमोप्टाइटिस, मतलब अगर पेशेंट को हेमोप्टाइटिस है तो रिमूव कर देते हैं, जो कफ वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो आप क्या करोगे, रिमूव द लोब ऑफ, एक लंग का जो लोब्स है जिसमें लीजन हो रखा है उस लोब को रिमूव करते हैं, उसको बोलते हैं लोबेक्टोमी। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। आपको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो चेस्ट पेन को रिलीव हो जाए और उसकी जो ब्रीथिंग है डिफिकल्टी वो मेंटेन हो, हार्ट रेट मेंटेन हो। फिर आता प्रिपेयर फॉर पोस्टुलर, आप पेशेंट को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करोगे कि पोस्टुलर ड्रेनेज कैसे यूज करते हैं, कैसे लगाया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है रिमूव द सिक्रेशन फ्रॉम द पेशेंट। आप पोस्टुलर ड्रेनेज से क्या करोगे, रिमूव करोगे सिक्रेशन ऑफ पेशेंट एयरवे थ्रो सक्शनिंग प्रोसेस से, मतलब जो सिक्रेशन है आपको रिमूव करना है वो सक्शनिंग प्रोसेस से आप रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट, आप ऑक्सीजन थेरेपी दोगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थ्रो, आपको क्या करना है, आईवी लाइन के थ्रू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन करना है। फिर है मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट बाय अप्रोप्रिएट मेनू प्लानिंग, आपको क्या करना है कि न्यूट्रिशन लेवल है पेशेंट का वो मेंटेन करना है मेनू प्लानिंग के अकॉर्डिंग। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है, पेशेंट को देनी है, जो डॉक्टर ने लिख रखी है वो सारे ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर वेंटिलेशन इन द पेशेंट यूनिट, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करनी है, ठीक है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड हर फैमिली मेंबर, आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए पेशेंट को और उसकी फैमिली को देना है। फिर गिव हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली, आपको क्या करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है कि आप स्मोकिंग वगैरह छोड़ दो, एल्कोहल इंटेक जिससे क्या लंग अपसेस के चांस रिड्यूस हो सके, ठीक है। और फैमिली मेंबर को समझाना है कैसे पेशेंट की केयर करनी है, वो सारा आप मेंटेन करोगे, उनको दवाइयों के बारे में बताओगे, उसको हेल्थ एजुकेशन जिससे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो सके, ठीक है। ये था लंग अपसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है निमोनिया, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निमोनिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए डिजीज स्टेट विच इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट कॉज द प्रोडक्टिव इन्फ्लामेशन इन द निमोनिया, मतलब कि ये क्या एक डिजीज है जो कि इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है वो कॉज करते हैं प्रोडक्टिव इन्फ्लामेशन इन द लंग्स की जो पेरेन्काइमा सेल होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। उसको इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इसके अंदर आप इन्फ्लामेशन इन द लंग्स पेरेन्काइमल सेल्स और उसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है, कि इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट इन विच इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट कॉज द प्रोडक्टिव इन्फ्लामेशन इन द लंग्स पेरेन्काइमा इज कॉल्ड निमोनिया, मतलब लंग की पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे निमोनिया। नेक्स्ट आता है कोजेज, इन्फेक्शियस कोजेज के अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया ही है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, सुडोमोनास, ये क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया। फिर आता है वायरस के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, फंगल के अंदर एस्परजिलस है, नॉन इन्फेक्शियस के अंदर एस्पायरेशन है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, इरिटेशन गैसेज। नेक्स्ट है एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, अगर कोई गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पायरेशन हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल के लिए है, इरिटेटिव गैसेज का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो ये सारे निमोनिया कॉज करती है। फिर आता है टाइप्स कि फर्स्ट आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया,
मतलब इट इज स्पेशली अकर इन कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी एरिया के अंदर होता है, इसलिए बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इट अकर स्पेशली इन हॉस्पिटल आफ्टर द 48 आवर ऑफ द एडमिशन। अगर 48 आवर एडमिशन के बाद अगर पेशेंट को निमोनिया आता है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। फिर आता है निमोसाइटिक कैरिंग निमोनिया, मतलब इट अकरिंग ऑफ द पर्सन वो हैविंग वेरी वीक इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उसको बोलते हैं निमोसाइटिक कैरिंग निमोनिया। एग्जाम्पल एड्स है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड, वो जिसको HIV इम्यून डेफिशिएंसी है, ठीक है, और कोई प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है स्टेरॉइड मेडिकेशन का, उसको होता है निमोसाइटिक कैरिंग निमोनिया। फिर आता है एस्पायरेशन निमोनिया। इट इज बिकम बाय द इनटेक ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कि आपने गैस्ट्रिक कंटेंट और केमिकल सब्सटेंस को एस्पायरेट कर लिया, उसको बोलते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कोई इटियोलॉजिक फैक्टर है जो भी मैंने आगे डिस्कस किया है, उसकी वजह से पेरेन्काइमल टिश्यू है, रिएक्शन अक्कर होती है लंग्स के अंदर, कि जो सेल्स है टिश्यू रिएक्शन क्या होगी लंग्स के अंदर अक्कर होगी, जिसके क्या होगा एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपना जो एंडोटॉक्सिक सब्सटेंस है मटेरियल वो सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और एडिमा, वहाँ पे क्या होगा पेरेन्काइमल लंग्स के अंदर फ्लूइड और एडिमा कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा टॉक्सिक रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिलेंट सब्सटेंस, टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे और फॉर्मेशन होगा प्यूरिलेंट सब्सटेंस, पस वगैरह फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा जो कॉज करेगा निमोनिया को। कि इसका मतलब यही है कि अगर टॉक्सिन रिएक्शन होकर पेरेन्काइमल सेल्स अफेक्ट होती है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो वो कॉज करता है निमोनिया को। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, रेस्पिरेशन अल्टर्ड होता है, साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, ब्लूइश डिस्कशन हो जाएगा एक्सट्रीमिटीज का, ऑर्थोपेनिया होगा, सोर थ्रोट होंगे, ठीक है, ब्लीडिंग होगी, हेमोप्टाइटिस होगा, वॉमिटिंग साथ ब्लीडिंग होगी, हेडेक होगा, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, टेकीपीनिया ब्रीथ रेट बढ़ेगी, चेस्ट पेन होगा, वाइटनेस, TPR BP पल्स रेट अल्टर्ड होंगे, रेगुलर कफिंग होगी। फिर आता है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या लगाते हैं, पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसकी पास्ट है, सर्जिकल है, मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी अपन असेस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू अपन एग्जामिन करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकस का विजुअलाइजेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे, एबिजिनल मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, वो सारा अपन असेस करेंगे, जो मैंने आपको COPD में रेबिज एनालिसिस को विस्तृत रूप से डिस्कस किया था। फिर आता है स्पुटम कल्चर, ब्लड कल्चर करेंगे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक देते हैं जैसे पेनिसिलिन है, इथ्रोमाइसिन है, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, अदर सिम्टोमेटिक मटेरियल और इनाल जैसे कि देते हैं। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, अपने लिए नर्सिंग मैनेजमेंट ही मेन रोल करता है नर्सेज के लिए। असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब आपको पेशेंट को कंडीशन और असेस करनी है और कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। मेंटेन पेशेंट एरिया, आपको क्या करना है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी निमोनिया के सिक्रेशन की वजह से, तो आपको क्या करना है, ब्रीथिंग रिमूव करने के उसका पहले क्लियरेंस करना है, एयरवे को के अंदर ऑब्स्ट्रक्ट उसको रिमूव करना है और एयरवे को मेंटेन करना है। फिर है मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, आपको क्या करना है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है ताकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चांस ना हो। मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थ्रू द IV फ्लूइड इन्फ्यूजन, मतलब आपको IV इन्फ्यूजन के थ्रू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट देना है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड फैमिली मेंबर, आपको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है और फैमिली मेंबर को और पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। गिव ऑल द मेडिसिन अकॉर्डिंग डॉक्टर, आपको डॉक्टर ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट, आपको शांतिपूर्वक क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे इन्फेक्शन के चांस ना हो। यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशेंट केयर, आप जब भी पेशेंट की केयर कर रहे हो, पोस्टुलर ड्रेनेज कर रहे हो, सिक्रेशन को रिमूव सक्शनिंग कर रहे हो, तो आपको एसेप्टिक टेक्निक यूज करने, ग्लव्स वगैरह आपको पहने हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी थ्रू द पेशेंट इफ नीड, आपको क्या करना है, पेशेंट को 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो अपने बेसिस पे। अगर उससे ज़्यादा की नीड है पेशेंट को तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेके उनसे डिस्कस करके आपको पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। ये थे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। तो आपने क्या पढ़ा था, निमोनिया मतलब पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो तो निमोनिया, जो इन्फेक्शन कम्युनिटी एक्वायर्ड है, अलग अलग हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है,
हॉस्पिटल सेकंड सेटिंग अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। ये सारा लंग सबसे मतलब जो लंग्स के वुंड के लीजन बन जाता है प्यूरिनेट सबस्टेंस, उसको बोलते हैं लंग अब्सेस। ठीक है, एम्बोलिज्म मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर एम्बोलिज्म हो जाता है, मतलब क्लॉट फॉर्म वो होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहाँ आपने 3 डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं, इनके अंदर मैनेजमेंट लगभग सारा सेम ही होता है, बस थोड़ा सीओपीडी का मैनेजमेंट है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इसमें जब सिक्रेशन है तो एंटी टिश्यू ड्रग देंगे, एंटी इंफ्लामेटरी है सारे ड्रग, फीवर के है तो एंटीपायरेटिक देंगे। एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो मेन यूज में आती है जब आपको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। अब इनमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बनते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस आप देखोगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर या तो पहले तो आप साइकोलॉजी सपोर्ट से रिलेटेड, पेशेंट को एंजाइटी है तो साइकोलॉजी सपोर्ट वगैरह दोगे। नॉलेज डेफिशिएंट है क्योंकि डिजीज के बारे में पेशेंट को पता नहीं है तो वो डायग्नोसिस बनेगा। चेस्ट पेन रिलेटेड, डिजीज कंडीशन से रिलेटेड, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है डिजीज से रिलेटेड। और आप पेशेंट को क्या करेंगे, पोजीशन देंगे फाउलर पोजीशन, जिससे पेशेंट का जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसे बहुत से जो आप मेजर है वो आप कर सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपने मेस्लो हिरार्की थ्योरी पढ़ी होगी जब आप फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल पढ़ रहे थे। मेस्लो हिरार्की थ्योरी क्या कहती है कि आप फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे रेस्पिरेटरी है, एयरवे है। ठीक है, जब भी आपको जैसे आपको एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि प्रायोरिटी वाइज आपकी प्रायोरिटी क्या होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उसमें प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट तो आप क्या करोगे, एयरवे क्लियरेंस करोगे, एयरवे को मेंटेन करोगे। जब एयरवे मेंटेन होगा तभी इधर की तरफ सोचना है, ये नहीं आप उसकी ब्लीडिंग को रोक रहे हो कोई, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी फिजियोलॉजिकल, जिसमें आपको ब्रीथिंग लेनी है, एयरवे उसका पेशेंट का अगर एयरवे क्लीयरेंस ठीक हो जाएगा तो अपने आप है, बाकी तो आप जो रेमेडीज है वो यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी रहती है आपका जो एयरवे मेंटेन करना है वो। और जो भी आप हॉस्पिटल के अंदर प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना, उसको फैमिली को बताना है, ताकि पेशेंट को कोई प्रकार की एंजाइटी ना हो, नॉलेज डेफिसिट नहीं रहे। जैसे आप मान लो आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो आप पेशेंट को बताए भी नहीं उसमें प्रोसीजर कर रहे हो, उससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर एंजाइटी होती है। आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करना चाहिए।